लास्ट क्लास ये क्वेश्चन की होमवर्क के साथ हम लोग क्लास बंद किए थे, आप लोग ट्राई किए होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा क्लू है, देख लो क्वेश्चन को। एक 2 kg इज गिवन, 2 kg और 3 kg को एक स्प्रिंग से जोड़ दिया गया है, म्यू 0 है, मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन। 2 kg को सडनली एक वेलोसिटी दिया गया है 12 मीटर पर सेकेंड का, 2 और 3 kg। तो फिर पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। पहले हम सोचे कि जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तब हाल क्या होगा। स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, मतलब रिजिड हो गया है, ठीक है। तब ये दोनों का वेलोसिटी में क्या रिलेशन होगा, ये हमें थोड़ा सोचना है और समझना है। बहुत सारे तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे जल्दी सोचेंगे। सोचो कि स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो गया है तो रिजिड हो गया है। नाउ व्हेन द स्प्रिंग इज रिजिड, ये मुझे लगा कि सबसे आसान तरीका है जिसमें आप जल्दी जल्दी सोच सकते हो। स्प्रिंग रिजिड हो चुका है और ये फर्दर कंप्रेस नहीं हो सकता, ये एक बार जैसे हो चुका है। अब अगर रिजिड हो चुका है तो ये जितना वेलोसिटी में जा रहा होगा इतने ही वेलोसिटी में जा रहा होगा। कैन देयर बी वेलोसिटी डिफरेंस इफ दे आर कनेक्टेड बाय ए रिजिड बार? नहीं, मैक्सिमम कंप्रेस हो गया और कंप्रेस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? तो समझ में आना चाहिए कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन द वेलोसिटी ऑफ ईच ब्लॉक विल बी सेम। ये हुआ थ्रू प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। थ्योरेटिकल अगर देखेंगे तो बहुत सारे तरीके से देख सकते हैं। चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट है s, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। चलो ये 2 kg है, ये 3 kg है। शुरू में 2 kg का वेलोसिटी 3 kg से ज्यादा था क्योंकि ये भाग रहा था, है ना, ज्यादा वेलोसिटी दिए थे। तो दोनों, इसका वेलोसिटी ज्यादा था, इसका वेलोसिटी कम था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट था, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस घट रहा था, है कि नहीं। फिर कुछ समय के बाद 2 kg का 3 kg का वेलोसिटी बराबर हो गया होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्योंकि 2 kg वाज कंटिन्यूअसली रिटार्डेड बाय द स्प्रिंग फोर्स एंड 3 kg वाज एक्सीलरेटेड, तो 3 kg का वेलोसिटी 2 kg से ज्यादा हो गया होगा। तब क्या हो गया, जब 3 kg का वेलोसिटी ज्यादा है, 2 kg का कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने लगा। बताओ सबसे कम कब था? घटने लगा, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने लगा, मतलब जब कांस्टेंट हुआ सबसे कम था। s was minimum when s was constant। कब? जब दोनों का वेलोसिटी बराबर है। ये भी एक तरीका हुआ समझने का। 2 तरीका बताया, तीसरा तरीका, अब मान लो 3 kg का डिस्प्लेसमेंट 2 kg से s, 2 kg से 3 kg का डिस्प्लेसमेंट s है। जब s मिनिमम है तो आप जानते हो कि ds/dt 0 है। फॉर दोज हु आर वेल एक्वेंटेड विथ कैलकुलस, उनके लिए ds/dt 0 है। ds/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg, उसका डेरिवेटिव देगा क्या? वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg। मतलब v2 माइनस और वेलोसिटी ऑफ 3 kg विथ रिस्पेक्ट टू 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 3 kg माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 kg इज 0, मतलब वेलोसिटी ऑफ 3 kg इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 kg। तो ऐसे ढेर सारे तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तीनों बता दिए क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रहने से कभी कभार समझने में आसान होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे एट मैक्सिमम कंप्रेशन। एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जो हमें बैकग्राउंड में समझ में आ गया है उसको सीधा सीधा लिख लेंगे। एट मैक्सिमम कंप्रेशन v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v। चलो मानते हैं, क्या मानते हैं? v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v, ऐसे मान लिए। तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ना भाई। शुरू में मोमेंटम क्या था? जो भी था, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो फाइनल मोमेंटम भी तो वही होगा। शुरू में मोमेंटम क्या था? शुरू में था 2 kg को 12 मीटर पर सेकंड दिए हैं, 3 kg रेस्ट में था, 2 × 12, और बाद में दोनों का वेलोसिटी भी है, 2 का भी v है, 3 का भी v है, तो 2v प्लस 3v। क्या इससे पता चला कि v इज इक्वल टू 24/5, यस 24/5 मीटर पर सेकेंड मिल गया एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हम कहेंगे कि पहले ब्लॉक के साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी था, अब कुछ दूसरा काइनेटिक एनर्जी है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है, दैट हैज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। नहीं तो हम कहेंगे
लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, पहले कितना था अब कितना है, पहले कितना था हाफ 2 12 का स्क्वायर माइनस अब कितना है हाफ 2v स्क्वायर प्लस हाफ 3v स्क्वायर, तो हाफ v स्क्वायर गोज कॉमन 2 + 3 दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। अगर स्प्रिंग x दब गया होगा तो एनर्जी कितना होगा हाफ k x²। देखो तो सब कुछ तो मालूम है, v मालूम है, k मालूम है, क्या हम x पता नहीं कर सकते? हो गया। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे, सोच के आप लोग भी बाहुबली टाइप के बच्चे हो, कर लिए होगे, लेकिन क्या करें बीच में पूजा वूजा आ गया, सेलिब्रेशन आ गया, कोई ट्राई नहीं किया। क्या किसी को दोबारा एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर चाहिए? पेड़ को तो नहीं मिलेगा, लेट में आए, लेट में आने वालों को नहीं मिलता है। अभी एक लड़का आया भूसा क्लास में बोल रहा है मेरे को चाहिए, नहीं मिलेगा, देख लो और फिर वीडियो को देख लेना, ठीक है। लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी था मैकेनिकल एनर्जी के रूप में, वो उसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखे हैं, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखें, और एक तो टिपिकल क्वेश्चन देते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई फील सो, उसको देख लेना। उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल है। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है एक ब्लॉक है, इसका मास m है, स्प्रिंग का कांस्टेंट k है। इनिशियली the block was held at natural length of spring, natural length of spring, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम elongation in spring if bit number 1 the block is slowly released, धीरे धीरे ब्लॉक को नीचे छोड़ दिया गया। बिट नंबर 2 में ब्लॉक इज suddenly released, आया। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये ब्लॉक को हम ऐसे पकड़ के रखे थे, कहाँ पे, एट द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अगर धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे लाया और फिर ब्लॉक छूट गया, हम हाथ निकाल दिए और सडनली छोड़ देंगे। पूछा दोनों केस में स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन क्या होगा। पहले आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पूछता हूं, अगर मैं हाथ को धीरे धीरे नीचे लाया, क्योंकि इसे पकड़ के रखा था, धीरे धीरे नीचे लाया, कुछ समय के बाद मेरा हाथ छूट गया और ब्लॉक रेस्ट में रह गया, तब एक एलोंगेशन हुआ। और अगर हाथ को सडनली निकाल दिया तब एक दूसरा एलोंगेशन हुआ। कौन सा केस में मैक्सिमम एलोंगेशन विल बी मोर, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में, स्लो रिलीज में कि सडन रिलीज में? सडन रिलीज में होगा, वही तो पूछा है कि दोनों केस में अलग अलग है तो कितना है, समझ में आ रहा है? स्लोली रिलीज करेंगे और सडनली रिलीज करेंगे में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। जब स्लोली रिलीज कर रहे हैं हो क्या रहा है, धीरे धीरे हाथ को निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ तक ब्लॉक आया, फिर मैं हाथ निकाल दिए, ब्लॉक झूलता हुआ रह गया, मतलब ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। फॉर स्लो रिलीज ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम। लेकिन जब सडनली जब छोड़ देंगे, ये ब्लॉक जाएगा स्विंग करके नीचे, रुक जाएगा क्या? नहीं, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर नीचे, इट विल ऑसिलेट। दैट इज द डिफरेंस इन द टू केसेस। Accordingly, you have to think what will be the maximum elongation. तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन फॉर स्लो रिलीज। ब्लॉक अटेन्स इक्विलिब्रियम। मतलब कैसा है हाल? हाल ऐसा है, ये ब्लॉक पहले तो यहाँ पर था, लेकिन अभी कुछ एलोंगेशन हो गया है और यहाँ पर आके रुक गया है।
दिस इज व्हाट इज द एलोंगेशन। ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। तो क्यों इक्विलिब्रियम में है भाई? इसका जो मास है उसके चलते कुछ वेट है, और ये जो वेट है ये वेट इसको खींच के गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसको जबरदस्ती, जस्ट अ मिनट, हम क्या कर रहे हैं, ये जो स्प्रिंग जो है उसको गिरने नहीं दे रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में एक फोर्स डेवलप हुआ होगा। कितना फोर्स हुआ होगा? ये इक्विलिब्रियम में अगर x एलोंगेट हुआ है तो स्प्रिंग फोर्स होगा kx। सो kx इज mg और व्हाट इज द एलोंगेशन? mg by k। क्या बात समझ में आया? दूसरे केस में जब छोड़ दिया कि इक्विलिब्रियम में आएगा क्या? वो तो ऑसिलेट करेगा। चलिए दूसरे केस को देखते हैं। ये था पहला केस। दूसरा केस में क्या हो रहा है, जब आप ये ब्लॉक को यहां से छोड़ दिए, फ्रॉम दी नेचुरल लेंथ आप इसको छोड़ दिए, वो सीधा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करते रहेगा। क्या बता सकते हो? एट द मैक्सिमम एलोंगेशन, सपोज y इज द मैक्सिमम एलोंगेशन, एट द मैक्सिमम एलोंगेशन ये जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी क्या होगा? जब वो यहां से यहां तक आएगा, यहां तक आया फिर वापस गया, यहां पर वेलोसिटी क्या होगा ब्लॉक का? जीरो होगा कि नहीं होगा? अरे ये ब्लॉक आया ऐसे यहां तक, फिर चढ़ा ऊपर, मतलब यहां पर वेलोसिटी क्या होगा? जीरो ही होगा। दैट मींस एट मैक्सिमम एलोंगेशन वेलोसिटी इज जीरो। सर क्या प्रीवियस केस में नहीं था क्या? प्रीवियस केस में भी जीरो था, लेकिन प्रीवियस केस में वो इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए क्या? वेलोसिटी भी जीरो, वेलोसिटी जीरो होना हो, एक्सीलरेशन जीरो। वहां पर एक्सीलरेशन जीरो था, इसलिए mg इक्वल टू kx कर दिए। यहाँ पर वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। क्या बता सकते हो क्या है एक्सीलरेशन? किस डायरेक्शन में? अपवर्ड है। अरे अपवर्ड, डाउनवर्ड कैसे होगा? इसलिए तो यहाँ से खींच के ऊपर जा रहा है। अभी एक्सीलरेशन जीरो नहीं है। क्लियर? तो वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो हुआ तो a से b तक जब वो गिरा, फॉर a टू b मोशन, तो यहां से जब यहां पर गिरा कोई काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ क्या? नहीं। शुरू में भी तो वेलोसिटी जीरो था, अब भी जीरो है। लॉस हुआ क्या? नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी का तो कोई खेला नहीं है यहाँ पे, ना गेन हुआ ना लॉस हुआ। व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? नीचे आया है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नीचे आने से घटता है, तो पोटेंशियल एनर्जी घट गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बना। कहाँ गया वो पोटेंशियल एनर्जी? कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे ए टू बी मोशन में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ? जितना नीचे आया उसके हिसाब से। कितना नीचे आया? y, तो हम कहेंगे लॉस हुआ mgy। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ? ये तो नेचुरल लेंथ में था, अभी y लंबा हो गया, कितना एनर्जी हो गया? हाफ k y स्क्वायर। तो y का वैल्यू क्या आ गया? 2mg by k। स्लो रिलीज करने से जितना लंबा होता है, सडन रिलीज करने से उसका डबल लंबा होता है। मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन इज डबल ऑफ स्लो रिलीज, दैट ऑफ स्लो रिलीज। क्या मेरी बात समझ में आया? Is it understood to everyone? Yes. ये क्वेश्चन कभी कभार दूसरे रंग रूप में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप की क्वेश्चन है। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए स्प्रिंग, इसका कांस्टेंट k है, और इसकी एंड पे आपने एक फोर्स लगाया F। ए कांस्टेंट फोर्स F was applied on spring at natural length of spring find maximum elongation. There is always a chance कि you will commit a mistake. मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा? 4 दिए हैं f, f इज इक्वल टू kx करके x निकाल देंगे। नहीं, कांस्टेंट 4 दिए, तो क्या करेंगे? मान लो कि एलोंगेशन हुआ यहां से यहां तक। एलोंगेशन जब यहां तक आया, माय फोर्स डिड सम वर्क। व्हेन वी डू वर्क द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस।
तो व्हाट हैपेंड टू द वर्क डन बाय द फोर्स, हाउ मच इज द वर्क डन बाय द फोर्स, F into x। कहाँ गया जो वर्क किया वो एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए। द वर्क वाज डन अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स और बाय द स्प्रिंग फोर्स। जब हम खींच रहे थे अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स हुआ था, तो अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स वर्क हुआ तो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहोगे Fx इज इक्वल टू हाफ k x स्क्वायर और x हो गया 2F by k। थोड़ा ध्यान से देख लेना बेटा, अक्सर बच्चे इसको F by k कर देते हैं, ये by k नहीं है 2F by k है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स दिया गया है, कांस्टेंट फोर्स देने से 2F by k होगा। अगर मान लो कि F का वैल्यू 10 न्यूटन है, मैं 10 न्यूटन फोर्स लेके खींचूंगा तो क्या लगेशन होगा 2 into 10 by k। अगर 10 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स देने की बजाय मैं पहले दूंगा 1 न्यूटन दिया, फिर दूंगा 2 3 4 5 6 करते करते 10 करूंगा तो कहीं आके वो रुक जाएगा। लेकिन अभी जैसे इसको खींचेंगे, कोई एक स्प्रिंग को ऐसे खींच के देखो हो जाएगा, फिर आपको उछाल के उल्टा खींच लेगा, है कि नहीं? समझ में आया क्या? तीसरा क्वेश्चन इसके रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, ये कोई एक स्प्रिंग है, ये इसका कोई कांस्टेंट वांस्टेंट कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक लगा है, मास वास कुछ नहीं दिया है, नथिंग इज गिवन। हियर इज ए थ्रेड कनेक्टेड, एक थ्रेड लगा है, ये क्या है? ये थ्रेड है, ये स्प्रिंग इज सपोर्टेड लाइक दिस, एक ब्लॉक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, कुछ भी डाटा नहीं दिया। इस किस्म के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं जिसमें कुछ भी डाटा नहीं देता फिर भी कुछ पूछ लेता है ना। इनिशियली द ब्लॉक was at natural length of spring, initially the block was at natural length of spring. If thread is cut, thread को काट देंगे तो ये कौन सा केस बना? स्लो रिलीज की सडन रिलीज? थ्रेड को कट कर देंगे तो स्लो रिलीज हुआ कि सडन रिलीज हुआ? सडन रिलीज हुआ। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक एट लोएस्ट पॉइंट। क्या खतरनाक क्वेश्चन है। ब्लॉक गिरेगा, ब्लॉक ऐसे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा ऐसा करेगा। लोएस्ट पॉइंट में ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या है? वेलोसिटी क्या है लोएस्ट पॉइंट में? 0। अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन पता चल जाएगा भाई जब मान लो कि यू अस्यूम एवरीथिंग, सपोज दिस इज के, दिस इज एम। नाउ जब वो ब्लॉक आके यहाँ पर पहुंच चुका है, क्या आपको मालूम है कि कितना हुआ है मैक्सिमम एलोंगेशन? आप कहोगे मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम वाई का वैल्यू अभी भी देखे थे 2mg/k, है कि नहीं? अगर यहाँ पर एलोंगेशन हुआ है 2mg/k तो स्प्रिंग फोर्स कितना है? ky। वेट कितना है? वेट तो mg है, वेट इज mg एंड स्प्रिंग फोर्स इज ky। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू ऊपर की तरफ ky, नीचे की तरफ mg। नहीं, और ky कितना है? ky कितना है? देखो ये ky कितना है? 2mg। 2mg माइनस mg कितना हो जाएगा? mg। किधर को? किस डायरेक्शन में? अपवर्ड की डाउनवर्ड? ky माइनस mg की है तो अपवर्ड हुआ। नेट फोर्स इज अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन कितना होगा? mg बाई इसका मास। कितना हो गया? g इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब यहां पर जब इसको थ्रेड कट किए, शुरू में क्या हुआ? गिरने लगा। क्यों? शुरू में जब वो गिरने लगा उसके ऊपर क्या फोर्स था? वेट तो था। क्या स्प्रिंग फोर्स था? नहीं, वो एलोंगेट करेगा तभी ना स्प्रिंग फोर्स होगा। शुरू में तो नेचुरल लेंथ था। शुरू में क्या फोर्स था? ओनली mg। धीरे धीरे नीचे आया kx भी बनने लगा, है कि नहीं? शुरू में तो ओनली mg, तो शुरू में क्या एक्सीलरेशन था? g। किधर को? डाउनवर्ड। यहाँ पे क्या एक्सीलरेशन है? g। किधर को? Are you getting? So the acceleration at the highest point and lowest point are same but different in direction, opposite in direction. किसी भी रंग रूप में वो पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चंस। क्या चीजें समझ में आ रहा है?
कुछ हाँ ना कुछ बोलोगे तो पता चलेगा। और तुम लोग सोचते हो ऐसे देख के पता कर लूंगा किसको समझ में आया नहीं आया, नहीं पता चलता ऐसे। ₹1 हो गया। चलिए अब देखते हैं कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट है तो क्या होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, जो उतना था उतना ही रहता है। अगर है तो फिर तो बदलेगा। और आप जानते हो व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होता है, द एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म। बताया था ना, जब हम हाथ रगड़ते हैं वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, हीट इज जनरेटेड, व्हेन ए कॉइल इज रोटेटेड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So whenever work is done against a non-conservative force, the mechanical energy converts into other form of energy। मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है कि घटता है कि बढ़ता है, कुछ फॉर्म बदल गया, एनर्जी वही रहता है। मैकेनिकल एनर्जी मान लो 100 जूल था, उसमें से 10 जूल दूसरे हीट में, साउंड में या किसी दूसरे में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो उसको लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ non-conservative forces, the work done against non-conservative force is equal to loss in मैकेनिकल एनर्जी। ये बात सबको समझ में आ रहा है। जहां पर भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ाया गया होगा वहां पर ये चीजें नहीं लिखे होंगे। काफी बुक में नहीं लिखा, आपके बुक में लिखा होगा तो अलग बात, नहीं लिखे होंगे। कोई ब्लॉक को हमने किसी एक ब्लॉक को किसी एक रफ सरफेस के ऊपर कुछ काइनेटिक एनर्जी देके फेंक दी, कुछ दूर जाके रुक गया, क्या कहोगे? काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, मैकेनिकल एनर्जी इज लॉस्ट। क्यों? कितना मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ? जितना वर्क हुआ अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो कोई अगर पूछेगा व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, या तो आप म्यू एम जी निकाल के डिस्टेंस निकाल के मल्टीप्लाई करके निकालो और बोलो कि दैट इज इक्वल टू द लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। समझ में आ रहा ना? अच्छा, इस किस्म में कुछ वेराइटीज के क्वेश्चंस है जो कि बहुत रेगुलरली आते हैं, थोड़ा उनको हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो चालू टाइप का क्वेश्चन है, सारे बुक में मिल जाएगा आपको, और स्कूल वाले भी इसको पक्का डालते हैं अगर डालने चाहे तो। प्रॉब्लम तो ये होता है कि काफी स्कूल में दे डिसाइड द सिलेबस, व्हाट टू टीच व्हाट नॉट। वो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को मारो बोली 11th क्लास इज ए क्लास प्रमोशन, दे टेक इट कैजुअली एंड पीपल आर आल्सो नॉट मच इंटरेस्टेड टू लर्न, क्योंकि बोर्ड में तो आएगा नहीं, वर्क एनर्जी पर आएगा क्या? नहीं आएगा। स्कूल में जितना पढ़ाए उतना ही डालेंगे तो काम निपट जाता है, बच्चे भी खुश, टीचर भी खुश, एनवायरमेंट इज खुश, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज नॉट मेंटेन। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सारे बुक में आपको मिल जाएगा, सारा एंट्रेंस इसमें मिल जाएगा। ए ब्लॉक ऑफ 3 kg was dropped from a height of say something like 12 meters. It penetrates into ground by 2 meters. Find average ground resistance force. क्वेश्चन को समझ लोगे तो देखोगे उसमें एकदम दम नहीं है, पढ़ने से डर लगता है कि क्या है, कैसा है, क्या क्या पूछ रहे हैं। कोई एक ब्लॉक था, मान लो कि 3 kg का ब्लॉक है, ये है वो ब्लॉक, इसको 3 kg का है, इसको गिराया गया कुछ 12 मीटर हाइट से, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर हाइट से हम इसको गिरा दिए। जब गिरा, मान लो कि वजनदार ब्लॉक था, धस गया जमीन के अंदर। कितना धस गया? चलो मानते हैं कि धस गया 2 मीटर। तो यहाँ पर क्यों रुक गया? क्योंकि वो अंदर जब जा रहा था ग्राउंड रेजिस्टेंस, ग्राउंड इसके ऊपर एक फोर्स दे रहा था। कैसा फोर्स दे रहा था? अपवर्ड की डाउनवर्ड?
जब ये ब्लॉक अंदर घुस रहा था, ग्राउंड उसको रोकने की कोशिश कर रहा था ना, तो कैसा फोर्स दे रहा था, अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड फोर्स। ये हो गया वही फोर्स। पूछा है वो फोर्स कितना है बताओ, अगर 2 मीटर जाके रुक गया तो। दैट फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स, जो भी फोर्स कहो उसको। इतना दूर जाके रुक गया तो ये ऊपर बॉल बड़ा था, नीचे छोटा हो गया, ऐसा नहीं है, ऊपर भी बॉल को छोटा कर देते। यस। अब देखो ये जब बॉल यहाँ से गिरा, यहाँ पर आके रुका, क्या बॉल का मैकेनिकल एनर्जी में कुछ लॉस हुआ है? हाँ हुआ है, ऊपर से नीचे आया तो। कहाँ गया? क्या ये काइनेटिक एनर्जी बना है? नहीं। कहाँ बना? यहाँ पर भी तो रेस्ट में है, 2 मीटर धस के रुक गया। क्या स्प्रिंग विंग कुछ है? कुछ नहीं। व्हाट हैपेंड टू दैट एनर्जी? व्हाट हैपेंड टू दैट एनर्जी? The work done against non-conjunctive force is equal to loss in mechanical energy. Mechanical energy loss हो गया, गायब हो गया, और नहीं है उसके पास। कहाँ गया? Because of work done against this force F, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट हम लोग? लिखेंगे work done by F, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, is equal to loss in mechanical energy। क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एफ? वर्क डन बाय एफ नहीं, वर्क डन अगेंस्ट एफ, सॉरी मैं यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया। वर्क डन अगेंस्ट एफ, वर्क डन अगेंस्ट एफ होता है लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट एफ इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। एफ के अगेंस्ट में कितना वर्क हुआ? 2 मीटर गया है, 2 मीटर गया तो वर्क डन होगा एफ इंटू 2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? दैट इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ? काइनेटिक एनर्जी तो था नहीं, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ बताओ? mgh मास दिया है क्या? हाँ दिया है। कितना है? 3 kg। सो mgh 3gh क्या है? कितना लॉस हुआ? कितना नीचे आया? 12 मीटर प्लस 2 मीटर, 14 मीटर नीचे आया है। तो इट इज 12 3g इंटू 14। काम खत्म। यहां से आपका F मिल गया, इट इज 210 न्यूटन। कितना सिंपल था। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, ये बड़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे बुक में मिल जाएगा, डाटा अलग रहेगा, कंसेप्ट यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आपको ये चीज अभी याद है कि मैं थोड़ा बता दूं कि जब कोई हम लोग किए हैं क्लास में, शायद आपको याद भी होगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं कितने लोगों को याद है। जब कोई ब्लॉक यहाँ से फिसल के यहाँ तक आता है, मान लो कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, कोई ब्लॉक M यहाँ से स्लाइड करके A से अगर B तक आया ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, वर्क डन अगेंस्ट friction in moving from A to B is equal to, क्या किसी को याद है क्या था फॉर्मूला? याद है? बोलो बोलो, किसको याद है? क्लास में किए थे। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, भूल गए सब कुछ। ओ चलो याद दिला देते हैं, समय कम है। सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस s कितना है? प्रीवियस क्लासेस में किया हूँ, थोड़ा देख लेना, भूल जाने से अच्छी बात है। ये तो हम लोगों का बढ़िया, हम तो चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर चाहते हैं ना ज़्यादा बीमार पड़े, हम तो चाहते हैं कि बच्चे सारे भूल जाए, दोबारा आए पढ़ने। बढ़िया है, नहीं भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मस्त। तो ये डिस्टेंस को चलो मानते हैं कि ये s है। क्या आप बता सकते हो कि L/S क्या होता है? cos थीटा। L/S अगर cos थीटा होता है तो S क्या हो जाता है? L/cos थीटा। क्या आपको मालूम है इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू ये डिस्टेंस। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है mg cos थीटा, तो ये हो गया, अबे नॉर्मल रिएक्शन हो गया mg cos थीटा, बॉडी स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज म्यू mg cos थीटा मल्टीप्लाई टू s इज L/cos थीटा। तो क्या ये cos थीटा के ऊपर डिपेंड करता है? क्या बना? क्या बताए थे कि नहीं बताए थे? इट डिपेंड्स ओनली ऑन दी हॉरिजॉन्टल बेस लेंथ मूव्ड। थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहां से स्लाइड करके आएगा, जितना वर्क होगा यहां से स्लाइड करके आएगा, अगेंस्ट फ्रिक्शन उतना ही वर्क होगा, थीटा में भी एनीथिंग।
स्लाइड करके आया तो वार डन विल बी म्यू एम जी एल। क्या याद आया सबको? कीपिंग दिस कंसेप्ट इन माइंड, चलिए ये क्वेश्चन को करिए, मैं दे रहा हूं आपको। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा शेप का, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, कोई ब्लॉक यहाँ से फिसल के चलना शुरू किया और दिया है कि ये हाइट जो है कितना है, a है, ये लेंथ कितना है, ये b है और ये फ्लोर है। ये जो ब्लॉक यहाँ से P से स्लाइड किया, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया, यहाँ पर आके कहीं रुक गया क्योंकि फ्रिक्शन है हर जगह, तो यहाँ से फिसलेगा, कुछ देर फिसलेगा, आके रुकेगा। ठीक है, हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या दिया है? ब्लॉक स्लाइडिंग फ्रॉम P स्टॉप्स एट Q फाइंड म्यू। वाओ, क्या मस्त। यहां से कोई ब्लॉक फिसला, आके रुका यहाँ पे, म्यू कितना है बताओ। तो क्या ये केस में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? वो तो तब लगता है जब कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। यहाँ पे तो दे दे के बोल रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, हम क्या स्टेटमेंट लेते हैं? वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी। नहीं तो हम कहेंगे वर्क डन against non-conservative force is equal to work done against non-conservative force is equal to, और ऐसा लिखते हैं, is equal to लॉस इन, कौन सा मैकेनिकल एनर्जी लॉस हुआ है? यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी था नहीं, अभी है नहीं, पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, लॉस इन वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, P से Q तक आने में, पहले हम P से P डैश तक आने में निकालते हैं, यहाँ तक आने में, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में। यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हुआ? अभी तो बताया, it is work done from P to P dash plus work done from P dash to Q, that is equal to loss in potential energy। ये यहाँ से यहाँ पर आया है, कितना नीचे आया है? A, मास तो दिया नहीं सर, चलो मारो गोली, लिख दो अपनी मर्जी से, mgA है कि नहीं? अगर इसका मास को हम m मान लेते हैं तो P से P dash आने में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो गया? अभी तो थोड़ी देर पहले देखे, म्यू एम जी इंटू बेस लेंथ कितना? d। और P डैश से Q जाने में क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स, स्लाइड कर रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स वाज म्यू एम जी, और उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया? c। तो हम कहेंगे इट इज म्यू एम जी c, दैट इज इक्वल टू एम जी ए। क्या ये एम जी दोनों तरफ से मर गए? तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया? a बाय b प्लस c। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज a बाय b प्लस c। समझ में आया? बताने में ज्यादा समय लगता है, आपको समझ में ज्यादा समय लगता है, लेकिन एक बार समझ जाने के बाद करने के लिए बहुत कम समय लगेगा। फटाफट यहाँ से यहाँ तक आया, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, कितना वर्क हुआ, दोनों वर्क को जोड़ दो, म्यू निकाल दो। समझ में आया क्या? यस। तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप बताओगे इसमें। यहाँ पर मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, समय। यहाँ पे कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे ऐसा, एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पर म्यू है 0, यहाँ पर म्यू भी है 0, लेकिन यहाँ पर का जो डिस्टेंस है वो मान लो कि 2 मीटर है और म्यू का वैल्यू 0 नहीं है। यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना है? से 0.5। सपोज यहाँ से कोई ब्लॉक फिसल के आना शुरू किया, कितने हाइट से? 10 मीटर हाइट से। The block starts sliding from here।
जब वो ब्लॉक यहाँ से स्लाइड करेगा, ये क्या हुआ, एक स्मूथ इंक्लाइंड, तो सरल करके आ जाएगा। क्या ये जोन में हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जो भी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो सारा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। लेकिन वो जब आएगा इधर आएगा तो इधर कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा फ्रिक्शन के कारण, लेकिन पूरा एनर्जी लॉस नहीं होगा। फिर क्या होगा, चढ़ जाएगा कुछ ऊपर, फिर वहां से फिसल के आएगा क्योंकि स्मूथ है, फिर से आएगा इधर, तो फिर चढ़ेगा। ऐसे चढ़ते चढ़ते हर बार उसका हाइट बढ़ने लगेगा कि घटने लगेगा कि कांस्टेंट होगा, घटने लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इधर जितना हाइट से गिरा उतने हाइट तक चढ़ता, लेकिन अभी हाइट घटने लगेगा। ऐसे ऐसे करते 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 कहीं आके रुकेगा। कहाँ रुकेगा, इन दोनों के ऊपर तो रुक नहीं सकता, बीच में कहीं रुकेगा। क्या मेरी बात समझ में आया? सपोज इस पॉइंट का नाम दे दिए ए। मैं बस जानना चाहता हूं कि अगर ये ब्लॉक को मैं यहां से छोड़ देता हूं, वो इधर उधर होते होते ए बी के ऊपर रुकेगा, कितने बार इधर उधर होगा? हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी ट्रिप्स द ब्लॉक विल मेक अक्रॉस ए बी में कितना ट्रिप करेगा इधर उधर? सुनने में कितना डरावना लगता है, जबकि कुछ नहीं, आपको मालूम है, क्योंकि इसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है कि नहीं है। तो जब वो रुकेगा तो उसके पास शुरू में कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, अभी वो रुक गया है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या, यहाँ पे आके रुक गया तो हम कहेंगे फ्लोर पे रुक गया तो जीरो हो गया पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ था, अब कुछ नहीं है। कहाँ गया वो मैकेनिकल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो बना नहीं क्योंकि रुक गया है। कहाँ गया? इट इज लॉस्ट डूइंग वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है द ब्लॉक वाज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट पी। ब्लॉक वाज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट पी। फाइंड हाउ मेनी ट्रिप्स it makes across AB। AB में कितना ट्रिप करेगा? let it makes n ट्रिप्स, n बार करेगा। n बार करने में सारा जो उसका घमंड था पोटेंशियल एनर्जी का सारा घिस जाएगा फ्रिक्शन में, सारा खत्म है कि नहीं? तो हम कहेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पर कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ? आप कहोगे यहां से आया, यहीं पे कहीं रुका तो नीचे आया 10 मीटर, एम जी 10। सर एम तो दिया नहीं, सबर करो, जरूरत नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, दैट इज इक्वल टू एक ट्रिप में कितना वर्क होता है अगेंस्ट फ्रिक्शन? म्यू एम जी इंटू डिस्टेंस है 2 मीटर। ये एक ट्रिप में होता है, एक बार जाएगा तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इतना हुआ। n बार गया है इंटू n हो गया ना। बस देखो mg हमें मालूम नहीं था, वो कैंसिल हो गया। म्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू 2 इज 1, तो n का वैल्यू क्या हो गया देखो, और बता चुका है ये n इज इक्वल टू 10। ये 10 ट्रिप्स करेगा। बिफोर स्टॉपिंग इट विल मेक 10 टाइम्स 10 ट्रिप्स अक्रॉस ए बी। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है। ऐसे तो ढेर सारे क्वेश्चन है, आप लोग बुक में करोगे, मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए अब क्योंकि आज मुझे सिर्फ पावर पढ़ाना है, पावर हो जाएगा हमारे पास, सफिशिएंट टाइम है, और एक क्वेश्चन करवा लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन कर लो, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है, चलो मानते हैं 9m, और यहां से कोई एक बुलेट है जिसका मास है m मास का कोई बुलेट को फायर किया गया। क्या स्पीड में? कोई एक स्पीड में फायर किए, मालूम नहीं, कुछ भी स्पीड में, फिर बस फायर। अब ये आके इसको मारेगा तो उसके अंदर घुसेगा, ठीक है। नाउ 2 केसेस राइज। अगर ये ब्लॉक को मैं पकड़ के रखता हूं तो ये बुलेट गया उसके अंदर और घुस गया कुछ दूर। कितना दूर? सपोज हम कहेंगे घुस गया बाई ये डिस्टेंस L। ब्लॉक को पकड़ के रखें, स्ट्रांगली पकड़ के रखें, ये गया घुस गया अंदर। दूसरा केस इमेजिन करो,
हमने फायर किया लेकिन ब्लॉक को पकड़ के नहीं रखा, मारा तो ये इसके अंदर घुस गया, लेकिन साथ साथ ब्लॉक भी चलने लगा। अभी वो अंदर घुसेगा, मान लो तब घुस गया x। कब? जब ब्लॉक फ्री है। जब ब्लॉक फिक्स्ड है कितना घुस गया? l। जब फ्री है कितना घुस गया? x। बताना ये है कि x ज्यादा है कि l ज्यादा है? सोचो, पहला केस में इसका सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया अगेंस्ट द रेजिस्टिंग फोर्स। दूसरा केस में फ्री जब है, दोनों मिलके चलने लग रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं तो ऑब्वियसली सारा काइनेटिक एनर्जी खत्म नहीं हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी बच गया है। तो अब डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन विल बी लेस बिकॉज लेस वर्क इज डन अगेंस्ट द रेजिस्टेंस फोर्स। क्वेश्चन ये है कि अगर इसको फिक्स रखेंगे तो ये एल घुसता है, फ्री रखेंगे तो कितना घुसेगा? बताओ, समझ में आएगा क्वेश्चन? व्हेन द ब्लॉक इज फिक्स्ड दिस बुलेट पेनिट्रेट्स बाय ए डिस्टेंस एल। व्हेन द ब्लॉक इज फ्री टू मूव, ये बुलेट इसके अंदर कितना घुसेगा? क्या मेरी क्वेश्चन समझ में आ गया? नाउ लेट अस राइट द क्वेश्चन। जो लिखे, जो समझे उसी को लिखेंगे। क्वेश्चन समझ जाने से तो 50% हो जाता है कि नहीं? लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है, कुछ बच्चे जो एग्जाम में जाते हैं क्वेश्चन समझ के घर आ जाते हैं, बोलते 50 आएगा। लिखना पड़ता है, समझ जाने से 50% करने का अंदाज बन जाता है। ये नहीं कि समझ के आ गया सर 100 में से 50 आएगा, समझ के आ गया क्या? लिखना पड़ेगा ना। हाँ, क्या ये क्या लिखेंगे इसमें? इन फिगर शोन when block, ये block is fixed, the depth of penetration of bullet is L if block were free to move, what would have been depth of penetration? क्या बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सॉल्यूशन में ऐसे करते हैं। फर्स्ट केस में जब ब्लॉक फिक्स्ड था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एफ। एफ क्या? जब वो घुस रहा था उसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा था, एफ है कि नहीं? तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? आप कहोगे पहले मान लो कि एम यू है तो मोमेंटम पी है, तो इट इज पी स्क्वायर बाई 2m। कुछ मोमेंटम पी कितना है? एम यू, सब डाटा दिया हुआ है, पी इज एम यू, पी स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट एफ। अगेंस्ट एफ कितना अंदर घुसा है? एल घुसा है, एफ एल। क्वालिटी इक्वेशन नंबर 1। क्या ये बात सबको समझ में आया? सेकेंड केस में अब ब्लॉक इज फ्री टू मूव। When the block is free to move, ये जाके इसके अंदर घुसेगा तो ब्लॉक भी तो चलने लगेगा। तो बताओ मोमेंटम लॉस होगा कि गेन होगा? If I consider them as a system, मोमेंटम तो कंजर्व होगा। इसके पास जितना मोमेंटम था घुस जाने के बाद पूरा सिस्टम उतने ही मोमेंटम में चलेगा। Is not it? तो in the second case you will say again loss in kinetic energy। क्या कहेंगे सेकंड केस में? P इज कंजर्व्ड। मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट F। अच्छा, कितना लॉस हुआ? अभी पहले था P स्क्वायर बाई 2m, पहले था। अब दोनों मिलके चल रहे हैं क्या मोमेंटम में? वही P। तो अब कितना काइनेटिक एनर्जी है? P स्क्वायर बाई 2m प्लस 9m। ये हो गया लॉस। क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबके लिए नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको समझ में आ जा रहा होगा, तो फिर इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिख रहे हैं। ठीक है,
तो ये था शुरू में काइनेटिक एनर्जी बुलेट के पास, ये घुसने के बाद दोनों मिलके चल रहे हैं, ये है काइनेटिक एनर्जी। कितना वर्क हुआ, कितना घुसा अंदर, मान लो x घुसा, पहले l घुसा था, अभी x घुसा, x l से ज्यादा है कि कम है? अभी हम एक ब्लॉक को पकड़ के रखें, फायरिंग करेंगे, ज्यादा घुसेगा कि फ्री रख के फायरिंग करें ज्यादा घुसेगा? पकड़ के रखने से, तो l was more, x is less, x कितना है वही पता करना है, so it is f into x, है कि नहीं? थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो रहा है, देखो ये p स्क्वायर बाई 2 गोज कॉमन, ये हो गया 10m, 10m माइनस m, नहीं p स्क्वायर बाई 2m भी तो ले सकते थे, यहाँ पर p स्क्वायर बाई 2m को कॉमन ले लो ना, p स्क्वायर बाई 2m को कॉमन ले लो, 2m अंदर क्या रह गया, ये रह गया 1 माइनस p स्क्वायर बाई 2m गया, तो इट इज p स्क्वायर हो गया 1 बाई 10, इज नॉट इट? ये 10m है ना, 9m प्लस m, ब्लॉक का मास 9m था, नहीं ब्लॉक का मास 9m था, दिया हुआ था, और नोटिस नहीं किए होगे तो ब्लॉक का मास 9m था, 10m हो गया। अच्छा, दैट इज इक्वल टू f इंटू एक्स। थोड़ा सा और सजा के लिखिए, गंदा दिख रहा है, 9 बाई 10, 9 बाई 10 p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एफ एक्स। पॉलिट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू एफ एल, है कि नहीं? जस्ट डिवाइड, क्या मिलेगा, x बाई एल इज इक्वल टू 9 बाई 10, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? x बाई एल इज इक्वल टू 9 बाई 10, तो क्या मिला, x बाई एल इज इक्वल टू 9 बाई 10, सो x इज इक्वल टू 9l बाई 10, x बाई एल इज इक्वल टू 9 बाई 10 और x इज इक्वल टू 9l बाई। क्या बात समझ में आया? ऐसा होता है, अंडरस्टूड? ठीक। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, उनके मुंह से तो स्माइल निकल गया है पूरा। किसके मुंह में स्माइल नहीं है, थोड़ा मैं देखता हूँ, जबरदस्ती खींच रहा है। तू मास्क पहन के क्यों बैठा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को पता नहीं चलता। हाँ, कोल्ड हुआ है तेरे को? तेरे को समझ में आ रहा है कि मैं ही बकबका रहा हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? क्या रे मिश्रा, हाँ आ रहा है? चलो, इधर जो स्माइल नहीं करे उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखें कौन कौन स्माइल कर रहे हैं, ये समझ में आया सबको? कितने लोगों को समझ में आया, थोड़ा हाथ उठाओ तो देखें। हाँ देखा, झूठ बोलने में भी लोग थोड़ा सा भी इतराते नहीं है। चलो ठीक है, बढ़िया। जबरदस्ती स्माइल कर रहे हैं, सर बोलेंगे अरे समझ में नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, बहुत ज्यादा स्माइल मत करो, टपक के निकलेगी। वो हीरोइन बोलती है ना, आपकी टूथपेस्ट में नमक है, ऐसे पूछती है ना कोई, टपक के सडनली आ जाता है। हाँ चलिए अब देखते हैं व्हाट इज पावर। इसमें बहुत सारा वेराइटी है, न्यूमेरिकल इसमें हम लोग कर सकते हैं, आप लोगों को बुक से प्रिस्क्राइब किया गया है, करो उससे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज पावर। We have understood what is energy, the ability to do work. Then we have seen what is different type of energy. Now we see power. Power is rate of doing work. आप वर्क तो कर सकते हो, कितना जल्दी जल्दी कर सकते हो। आप कोई 10 kg की मास को उठा के छत पे चढ़ के जा सकते हो, ग्राउंड से छत तक चढ़ सकते हो, सो यू कैन डू वर्क। तो पावर किसका ज्यादा है, जो जल्दी चला जाएगा। ही इज डूइंग द सेम वर्क इन लेस टाइम, जो कम समय में ज्यादा वर्क करेगा उसका पावर ज्यादा है। वर्क दोनों कर सकते हैं, लेकिन कोई जल्दी जल्दी करता है, कोई धीरे धीरे करता है। जल्दी जल्दी करेगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा, मोर और लेस। जल्दी जल्दी वर्क कर रहा है, डूइंग मोर वर्क इन लेस टाइम, है कि नहीं, तो उसका पावर ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ doing work, कौन कितना जल्दी जल्दी वर्क कर सकता है। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। इफ पहला पॉइंट हम लोग देख लिए, पॉइंट वाइज करके लिखेंगे तो आपको आसान लगेगा समझने के लिए। If W amount of work is done,
in a time t, then power is worked on per unit time, that is W by T। T टाइम में इतना वर्क किया है तो यूनिट टाइम में कितना करेगा। ये जो पावर है मैं इसको और भी अप्रोप्रिएटली कहूंगा, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट पावर आई कॉल इट एवरेज पावर। दिस इज एवरेज पावर। एवरेज पावर is equal to work done per unit time is W by T। क्या बात समझ में आया? वर्क का यूनिट क्या था? जूल्स। टाइम इज इन सेकेंड, तो ये हो गया जूल्स पर सेकेंड, जूल्स पर सेकेंड, which is otherwise called watt। और उसके दूसरे दूसरे ब्रिटिश यूनिट्स भी है। 746 वाट इज इक्वल टू 1 HP ऐसे करके कहते हैं। वही कैलकुलेट करने के लिए 750 वाट को 1 HP ले लेते हैं, 1 हॉर्स पावर, है ना। घोड़ा का पावर कितना है? मेन पावर लोगों को मालूम नहीं है, घोड़ा का पावर लोगों को मालूम है। 1 पे मेन पावर कितना वाट होता है वो मालूम नहीं, घोड़ा का पावर मालूम है, जबकि यहाँ पर अब घोड़े मिलते नहीं है। फिर भी कोई एक एक्सप्रेशन है, यूनिट है, हॉर्स पावर कितना है, तो यूनिट हो गया वाट। क्या मालूम इसमें क्या खूबी है? मैं काफी एंट्रेंसेस में और स्कूल एग्जाम में देखा हूँ कि दे आस्क यू अबाउट द डायमेंशन ऑफ वाट, तो मैं भी बताना चाहूंगा व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वाट। डायमेंशन ऑफ पावर क्या हो गया? यू से इट इज कैपिटल P। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p लिखते थे, ये कैपिटल P है। कितना हो जाएगा? वाट का आपका वर्क का यूनिट हो गया m L स्क्वायर T टू द पावर -2 बाई T, तो हो गया बस T टू द पावर -3। याद रख लेना यार, पूछते हैं कभी कभी स्कूल वाले, मजे लेके ये सब चीजें, और पता चला आप वर्क रेंज पावर का सारा न्यूमेरिकल करके गए और डायमेंशन गलत करके आ गए। नहीं तो ये हाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना। तो m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 T टू द पावर -3। अब जो पावर की बात हम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई काम जब कर रहा है उसका रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कांस्टेंट। आपको कोई एक वजनदार टेबल को ढकेलते हुए 25 मीटर लेने के लिए कहा जाएगा। शुरू में आप थके नहीं हो तो जल्दी जल्दी रख लोगे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद थक जाओगे तो धीरे धीरे ढकेलोगे। मतलब शुरू में आप जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, आप धीरे धीरे काम कर रहे हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉट कांस्टेंट। सो इन दैट केस एवरेज पावर अगर निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या कहेंगे? टोटल वर्क बाई टोटल टाइम। टोटल वर्क डन बाई टोटल टाइम हो गया क्या? एवरेज पावर। लेकिन कोई पूछेगा आपका पावर कितना है, वो आदमी जब ढकेल के जा रहा था उसका पावर कितना है, दैट मीन्स ही टॉक्स अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर। एक पर्टिकुलर समय में क्या पावर था, तो देखना है कि उस छोटे से समय में, जिस समय में पूछा गया है वहां पर छोटे से इंटरवल लेंगे, देखेंगे कितना वर्क कर रहा है वो इंटरवल में, दैट वर्क बाय दैट इंटरवल इज द पावर एट दैट टाइम। सो हियर वी डिफाइन ए न्यू टर्म कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। एट एनी टाइम t, किसी एक एट एनी इंस्टेंट t, कोई एक इंस्टेंट t में अगर इंस्टेंटेनियस पावर पूछा गया, कोई बॉडी वर्क कर रहा था, जब इधर से गुजर रहा था, घड़ी में आपका बजा था t, बताओ क्या है उसका पावर, तो दैट इज द पावर एट दैट इंस्टेंट। ठीक है ना। तो क्या करेंगे? कोई ब्लॉक को कोई ढकेलते हुए ले रहा है, यहां से ढकेलते हुए ले रहा है, जब इधर से गुजर रहा था इस समय पे उसका पावर क्या था। आप यहाँ पर एक छोटा सा समय ले लो डेल्टा t सेकंड का, और देखो कि छोटा सा समय में वो कितना दूर गया। अगर डेल्टा s गया तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स? F इनटू डेल्टा s। नहीं तो वर्क डन बाय टाइम इज द पावर एट दैट टाइम। समझ में आ क्या? तो यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ है? डेल्टा w। डेल्टा w वर्क करने के लिए इस पोजीशन पे वो डेल्टा t टाइम लिया, तो यहाँ पे पावर क्या था? डेल्टा w बाई डेल्टा t। समझ में आ रहा? इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ तो, कोई ब्लॉक, मान लो कि यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रखा है, ये ब्लॉक आयरन ब्लॉक है, इसको ये खींचा, बताओ जब वो ब्लॉक पोजीशन A से जा रहा था और पोजीशन B पे जा रहा था, आ रहा था खींचे हुए, इसको फिक्स कर दिए, मैग्नेट कैन नॉट मूव,
ये ब्लॉक मूव करते हुए आ रहा है। पोजीशन ए में ब्लॉक के ऊपर इंस्टेंटेनियस पावर ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहा था कि बी में? सोचो कहां पर उसका स्पीड ज्यादा था? यहाँ पर स्पीड ज्यादा था कि यहाँ पर स्पीड ज्यादा था? पास आएगा तो स्पीड बढ़ेगा, फोर्स बढ़ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर फोर्स भी ज्यादा है तो यहाँ पर डेल्टा टी सेकंड में ज्यादा वर्क हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा फोर्स है और काफी ज्यादा तो निकल जाएगा डेल्टा टी सेकंड में, जबकि यहाँ पर डेल्टा टी सेकंड में फोर्स भी कम था, डिस्प्लेसमेंट भी कम हुआ होगा। So here less work is done in delta t second, here more work is done in delta t second. That means when the block was being pulled by the magnet towards it, at A instantaneous power was less, at B instantaneous power is more. फीलिंग में आ रहा ना? बस वही चीज को हमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? We shall write instantaneous power at any time t is equal to t instantaneous, and that is equal to delta W by delta T, where delta W is work done in a small interval of delta T seconds. कौन सा डेल्टा टी सेकेंड? क्लोज टू इंस्टेंट ऑफ कंसर्न। जिस समय हम पावर निकालना चाहते हैं उसी समय के आसपास एक डेल्टा टी सेकेंड ले लिए। कोई पूछा 9 बजे क्या पावर था? 9 बजे डेल्टा टी सेकेंड का इंटरवल लो और देखो कितना वर्क हुआ। क्या मेरी बात क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस पावर। अच्छा, ये जो इंस्टेंटेनियस पावर अभी अभी हम लोग निकाले ये क्या है? स्मॉल वर्क डन बाय डेल्टा टी। स्मॉल वर्क डन को आप फर्दर लिख सकते हो ना? कैसे लिख सकते हो? आप कह सकते हो कि इट इज फोर्स डॉट ds, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट f डॉट ds, वर्क डन का फॉर्मूला। अगर वहीं पे फोर्स f था जहां पे हम पावर निकाल रहे हैं तो ds अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये हो गया f डॉट ds। नीचे क्या है? डेल्टा टी। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज ds बाई dt रिप्रेजेंटिंग? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज दैट? वेलोसिटी। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यस, f डॉट v। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? फोर्स डॉट वेलोसिटी गिव्स यू इंस्टेंटेनियस पावर, है ना? अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा होगा बाय ए फोर्स, इट इज ड्राइविंग इन द बॉडी एट कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इन दैट केस आप देखोगे जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, एवरेज पावर होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अगर t सेकंड में कितना दूर जाएगा? vt, वर्क कितना हुआ? fbt बाई t, हो गया ना ft? हुआ कि नहीं हुआ? तो इंस्टेंटेनियस पावर एंड एवरेज पावर आर इक्वल कब? व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे? फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, फोर्स भी कांस्टेंट होगा, एवरेज पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर, दोनों पावर बराबर है कि नहीं? अच्छा, पावर इज ए वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन बाय टाइम, वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? f डॉट s, डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर है, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यू नो। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ठीक है, हमें ये समझ में आया कि पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज दैट्स व्हाई गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एंड फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर कांस्टेंट फोर्स, द एवरेज पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस पावर। अगर नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी तो एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर में क्या रिलेशन है?
है ना। चलिए देखते हैं। If Pi is instantaneous power, then delta W work done in dt seconds. वर्क इन dt seconds कैसे निकालेंगे? It is P instantaneous into dt, पावर into टाइम हो गया वर्क, because पावर was delta W by delta dt, delta t नहीं तो डेल्टा W क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस पावर इंटू dt। dt सेकंड में इतना वर्क हुआ, टोटल t सेकंड में कितना वर्क होगा? वर्क डन इन t सेकेंड्स इज इक्वल टू t सेकंड में कितना वर्क होगा भाई? dt सेकंड में इतना वर्क है तो नेक्स्ट dt में कितना वर्क होगा, अगला dt में कितना वर्क होगा, अगला dt में कितना वर्क होगा, सारा वर्क निकाल के जोड़ देंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे dt आएंगे वहां पे, है ना। यू हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन, यू नो। सो इट इज इंस्टेंटेनियस पावर इनटू dt का इंटीग्रेशन 0 टू t। ये वर्क हुआ t सेकंड में, वर्क डन इन t सेकंड्स में। आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको कैपिटल T कर देता हूं, कैपिटल T सेकंड्स। कोई लॉजिक नहीं है, बस टू डिस्क्रिमिनेट। ये हो गया वर्क इन t सेकंड्स। तो एवरेज पावर कितना होगा? एवरेज पावर P एवरेज इज वर्क डन बाय t सेकंड में हुआ है, सो इट इज 1 बाय t 0 टू t p इंस्टेंटेनियस dt। ये हो गया एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर के बीच में रिलेशन। समझ में आया क्या? अंडरस्टूड? खत्म कहानी। तो पावर का थ्योरी यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्वेश्चन कितनी वैरायटी के कवर कर पाएंगे वो तो टाइम कंस्ट्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंटरेस्ट, आपकी डाउट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा कर दिया जाए। न्यूमेरिकल तो 1000 वैरायटी के बन सकते हैं, जितना बन पड़ेगा आई ट्राई टू कवर ऑल पॉसिबल वैरायटीज। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम इसके ऊपर देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको एक सिंपल सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा कंफ्यूजिंग कैसे होता है? आगे होता है जैसे जलेबी की तरह सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ना, ऐसे ही। आउट ऑफ ए 2 HP मोटर and HP you understand, HP means horsepower, and a 0.5 HP motor, which one can do more work? बताओ कौन ज्यादा वर्क कर सकता है? 2 हॉर्स पावर। यही है मिसकंसेप्शन। दोनों बराबर वर्क कर सकते हैं, एक जल्दी जल्दी करता है, एक धीरे धीरे करता है। कोई भी काम को दोनों कर लेते हैं, कोई भी काम को दोनों कर लेते हैं, लेकिन एक जल्दी जल्दी करता है, एक धीरे धीरे। कौन मोर वर्क करेगा? दोनों बराबर वर्क कर सकते हैं। इसको एक टैंक भरना है, उसको एक टैंक भरना है, दोनों भर सकते हैं, लेकिन एक जल्दी भर देगा, एक धीरे धीरे भरेगा। सो दे कैन डू सेम वर्क बट वन विल डू फास्टर। समझ में आ रहा है? ये गड़बड़ आ जाता है कभी कभार। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन हुआ बोथ can do same work. Next question. A pump fills a tank in time t1. Another pump fills it in time t2. If both operate simultaneously, एक साथ अगर दोनों चलेंगे
how much time they take to fill the tank, टैंक को भरने के लिए कितना समय लेंगे। ऐसा क्वेश्चन बचपन में आप लोग किए होंगे। ए काम को इतने दिन में करता है, बी उतने दिन में करता है, दोनों मिलके करेंगे कितने दिन में करेंगे, किए होंगे ना। माइनर क्लासेस में भी देखो ये सब चीजें पढ़ाया जाता था। हार्डली वी अंडरस्टूड, इट इज कमिंग टू पिक्चर अगेन इन क्लास 11। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया? एक पंप ऑन किया, टैंक भर जाता है T1 में, दूसरा ऑन किया भर जाता है T2 में, दोनों को ऑन कर दिया, बताओ कितने समय में भरेगा। समझ में आया क्या? कैसे करें? समय की थोड़ा कमी है, इसको खत्म करना है आर्टिकल को, बिकॉज नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद कोलिजन। बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्टिकल और करेंगे उसको, तो इसलिए थोड़ा कोऑपरेट करो, मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ। लेट W is work required to fill tank, टैंक को भरने के लिए इतना वर्क की जरूरत पड़ता है। पहला वाला पंप का पावर कितना था तो मालूम नहीं है, सही इज P1। दूसरे का P2, जिसका पावर P1 था वो T1 टाइम में टैंक भर दिया, मतलब W वर्क कर दिया। तो क्या बता सकते हो P1 T1 और W में क्या रिलेशन है? P1 इज इक्वल टू W बाई T1 और W is equal to P1 T1. If you think that way for the second pump, W is equal to P2 T2. अगर सेकेंड पंप का पावर P2 है, टाइम लिया T2, तो ये P2 T2। फिर P1 P2 क्या है? You understand? P क्या है? पावर ऑफ फर्स्ट पंप, P2 क्या है? सेकेंड पंप। You understood? सारा कुछ लिखेंगे तो बच्चों वाली हरकत हो जाएगा, इसलिए थोड़ा we are all advanced people। और आप लोग काफ़ी समझदार हो यार। हम लोग के समय में जब कंप्यूटर आया तो हमारे, मैं तो कभी नहीं गया, काफ़ी लोग हमारे दोस्त लोग सब ना कंप्यूटर सीखने जाते थे। समझ में आ रहा? जाके कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, कैसे बूटिंग होता है, काफ़ी कोचिंग सेंटर खुल गया था। जब मोबाइल आया, कहीं ट्रेनिंग सेंटर देखियो हाउ टू ऑपरेट ए मोबाइल, आप लोग इतना स्मार्ट हो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड मोबाइल को पूरा सब कुछ जानते हो, क्या ये करने से होगा, वो करने से होगा। सो यू पीपल आर मोर इवॉल्व्ड, है ना। हमको जितना मोबाइल में मालूम है तुम लोगों को उससे काफी ज्यादा मालूम होगा, और तुमको जितना मालूम है, विश्वास करो या ना करो, जो 4-5 क्लास में होगा उसको उससे भी ज्यादा मालूम होगा, है ना। एंड यू वोंट बिलीव, व्हेन आई परचेज्ड ए व्हीकल लास्ट मंथ, आई टुक सजेशंस फ्रॉम माय यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज हार्डली सम 12 इयर्स। वो बता दिया इसमें ये होता है, वो होता है, इसका रेट ये है, ये है, वो है, वो उसको सारा मालूम। मतलब तुम लोग कितने ज्यादा चालाक हो, वी गेस। अब मेरे को जितना मालूम था, मेरे पापा तो स्मार्टफोन यूज ही नहीं कर पाए। वेल, स्मार्टफोन वाज डिस्कवर्ड इन हिज टाइम आल्सो, बट ही कुड नॉट यूज, क्योंकि कौन करेगा, कैसे करेगा, कितना याद रखेगा। तो दुनिया आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तुम लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2, जिसमें वेयर P1 इज पावर ऑफ फर्स्ट पंप लिखना है, क्या नहीं लिखना ना, समझ में आ गया। तो यहां से हमको पता चल गया कि P1 इज इक्वल टू W बाई T1, P2 इज इक्वल टू W बाई T2। अब दोनों पंप मिलके काम करेंगे, ये भी काम कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। नहीं, एक बल्ब जल रहा है, उसका पावर P1 है, दूसरा बल्ब जल रहा है, पावर P2 है। टोटल पावर कितना है? P1 प्लस P2, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। सो व्हाट इज द टोटल पावर एग्जीक्यूटेड व्हेन दे आर वर्किंग टुगेदर? P1 प्लस P2। कितना टाइम लेंगे? मान लो T टाइम लेंगे। तो व्हेन ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली, पावर कितना है? P1 प्लस P2। टाइम कितना लगा? T, यही पूछा है, कितना लगेगा? तो आप कहोगे P1 प्लस P2 पावर में T सेकंड के लिए चलने से टैंक भर जाता है, मतलब W वर्क हो जाता है कि नहीं? पूछा है T कितना है, कितना सिंपल, W बाई P1 प्लस P2, आंसर मिल गया। अरे हमको तो P1 P2 दिया ही नहीं है, हम लोग अस्यूम किए थे। चलो P1 P2 का वैल्यू डालते हैं। P1 का वैल्यू क्या था? W बाई T1। P2 का वैल्यू क्या था? W बाई T2। मारपीट करो, शायद आपको समझ में आ जाएगा कि T1 T2 बाई T1 प्लस T2 है। The total time taken is T1 T2 बाई T1 प्लस T2। Is it understood?
एक पंप अगर 6 घंटा में भरता है टैंक को, दूसरा पंप 3 घंटा में भरता है, तो दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे? मेडिकल तैयारी करने वाले बच्चे ओरली ले लो, सारे क्वेश्चन को दीजिए और डिराइव फॉर्मूले। 2 घंटा लगेगा, 6 × 3/6 + 3। समझ में आया क्या? 2 घंटे में बन जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन। ए कांस्टेंट फोर्स F pushes a block M from rest find average power and instantaneous power after t seconds। t सेकेंड के बाद एवरेज पावर कितना होगा, इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा? एवरेज पावर का फॉर्मूला मालूम है, टोटल वर्क डन बाय टाइम। देखो कि t सेकेंड में कितना वर्क हुआ, t सेकेंड में कितना वर्क हुआ बाय टाइम। और इंस्टेंटेनियस पावर कैसे निकालते थे? कांस्टेंट फोर्स में पावर ऑफ एवरेज पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला बताए थे? अच्छा बताओ तो, यहाँ पर जब कोई फोर्स लगा के कोई ब्लॉक को ढकेलते हुए ले रहे हो, फोर्स कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस पावर कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसे कांस्टेंट हुआ भाई? इंस्टेंटेनियस पावर इज F.V। और जब इसको ढकेलते ले रहे हो उसका फोर्स तो कांस्टेंट है, v बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? v बढ़ रहा है तो इंस्टेंटेनियस पावर भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस पावर इज F.V। तो पहले निकालते हैं, तो ऐसा करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, आफ्टर t सेकेंड्स, आफ्टर, अच्छा एक्सीलरेशन क्या था? एक्सीलरेशन वाज फोर्स बाय मास। आफ्टर t सेकेंड्स कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था? ut प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at²। कितना वेलोसिटी हुआ था? u प्लस at, ft/m। कितना टोटल वर्क हुआ था? टोटल वर्क इज F.S। और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इट इज F²t²/2m। और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क कितना हुआ है? F²t²/2m। टाइम डिवाइड करो तो F²t/2m। तो एवरेज पावर हो गया t सेकेंड के बाद F²t/2m। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया? F.V। F तो F है, V कितना है? Ft/m। t सेकेंड के बाद is not it F²t/m and is not it double of the average power। याद रखना, t सेकेंड के बाद इंस्टेंटेनियस पावर विल बी डबल ऑफ एवरेज पावर। समझ में आया क्या? वाह, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। सपोजिंग यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और कोई ब्लॉक यहाँ पे स्लाइड करते हुए आ रहा है, और जब वो इधर से आ रहा था इसका वेलोसिटी v था, ये है थीटा। फाइंड पावर exerted by gravity on the block at the position shown। जो ये पोजीशन में बताओ, ये ग्रेविटी इसके ऊपर क्या पावर दे रहा है? ब्लॉक फिसलते हुए आ रहा है, हो सकता है फ्रिक्शन है नहीं है, हमसे कोई मतलब नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कितना वर्क हुआ है ऐसे पूछा है, तो हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था। जी, so when you are asked to find out power, remember you are asked to find out instantaneous power।
बाय कोइंसिडेंस इफ इट इज ए कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन दैट विल बी इक्वल टू एवरेज पावर। लेकिन पावर का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस पावर। अगर एवरेज पावर कहेगा तो मेंशन करेगा फाइंड द एवरेज पावर, नहीं तो पावर बोला तो क्या निकालेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। वो एफ डॉट वी करके निकालो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो डब्ल्यू बाई टी करके निकालो, क्योंकि दोनों बराबर है, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन में दोनों बराबर है। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। एफ कितना है भैया एम जी, वी तो वी है, एंगल एफ वी का क्या होगा इसका डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा आएगा, कॉस ऑफ इन दोनों के बीच में एंगल 90 माइनस थीटा इज नॉट इज एम जी वी साइन थीटा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहां से कोई एक ब्लॉक मास m को फेंका गया u स्पीड में थीटा एंगल में, और वो गया ऐसे आया ऐसे। जब वो हाईएस्ट पॉइंट में था, आपको मालूम है कि क्या वेलोसिटी में जा रहा होगा। इन फिगर शोन फाइंड पावर exerted by gravity at highest point of motion। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन में थोड़ी तो पावर exerted by gravity। सोचिए, जब वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन था उसका व्हाट वाज द पावर exerted by gravity। तो जो पावर पूछा जा रहा है कौन सा पावर है, एवरेज पावर की इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि एक पर्टिकुलर लोकेशन में पूछ रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस पावर है। नहीं, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है उसके लिए, इंस्टेंटेनियस पावर का क्या फॉर्मूला है, एफ डॉट वी। बस एफ निकालो, वी निकालो, डॉट प्रोडक्ट कर लो। क्या हाईएस्ट पॉइंट में सबको वेलोसिटी मालूम है, क्या होता था u cos थीटा, और फोर्स मालूम है, हाँ है। क्या कोई बताएगा इंस्टेंटेनियस पावर कितना होगा, mg और एफ डॉट वी, एफ डॉट वी, सॉरी ये कौन घुस गया, चल, इट इज कमिंग आउट टू बी एफ डॉट वी। एफ कितना है mg, वी कितना है u cos थीटा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्या हो गया, नो पावर। हाईएस्ट पॉइंट में पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज 0। समझ में आ रहा है? यहाँ पे द स्टार्टिंग पॉइंट पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो mg ऐसे था, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी वाज मोर देन 90 डिग्री, इट वाज cos 90 प्लस थीटा विल बी नेगेटिव। तो इनिशियली पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी वाज नेगेटिव, जब वो गिर रहा था तब पॉजिटिव, ऊपर 0। पहले नेगेटिव पावर था, घटते 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 0 पावर हुआ, फिर पावर नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कब होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द फोर्स बाय टाइम इज द पॉजिटिव पावर, वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, तो आप कहोगे नेगेटिव वर्क इज डन बाय द फोर्स। तो इन दैट केस व्हेन वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स द पावर इज नेगेटिव। ये ऊपर जा रहा था, mg नीचे खींच रहा था, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो पावर वाज नेगेटिव, हियर पावर इज पॉजिटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? ओके, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, बढ़िया है। अगला क्वेश्चन, ए टैंक, ए पंप supplies water to an overhead tank, sorry, at height 10 meter at a speed, ऊपर जाके पानी दे रहा है, कितना स्पीड में से 20
मीटर पर सेकेंड एट ए रेट kg पर सेकेंड। क्वेश्चन को समझो भैया, यहाँ पे कोई एक पंप है, ये पंप पानी भगा रहा है ऊपर, कितने ऊपर, कितना ऊपर दे रहा है, 10 मीटर हाइट में टैंक को पानी दे रहा है। क्या रेट में दे रहा है, 10 मीटर हाइट में, सॉरी 10 मीटर हाइट में पानी दे रहा है, क्या स्पीड में, 20 मीटर पर सेकेंड में दे रहा है। कितना दे रहा है, 12 kg पर सेकेंड, एक सेकेंड में दे रहा है 12 kg। फाइंड पावर ऑफ पंप, पंप का पावर कितना है, पहले देखेंगे कितना काम कर रहा है पर सेकेंड। वार्डन पर सेकेंड इज द पावर ऑफ द पंप। एक सेकेंड में कितना काम किया, एक सेकेंड में 12 kg पानी को जमीन से उठा के ऊपर इतना वेलोसिटी में फेंक दिया। समझ में आया क्या? तो जो पानी को लाकर यहाँ पे पहुंचा 12 kg वाटर, वो 12 kg वाटर का पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गया और काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया। तो व्हाट इज टोटल एनर्जी इंपार्टेड टू दिस 12 kg वाटर पर सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय पंप in 1 second is equal to gain in mechanical energy of 12 kg water, 12 kg पानी को उठाया, it is gain in potential energy plus gain in kinetic energy। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया, 12 kg को 10 मीटर उठाया, और काइनेटिक एनर्जी 12 kg को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंका। समझ में आ रहा है क्या? इतना पोटेंशियल एनर्जी भी दिया और इतना काइनेटिक एनर्जी भी दिया। ये कितना हो गया देखो तो, इज नॉट इट कमिंग 1200 प्लस 6, ये हो गया कितना, 400। अबे 400 हो गया, 400 इंटू 6 हो गया 2400। इज नॉट इट कमिंग आउट विथ 3600 जूल्स। इतना एनर्जी दिया है 12 kg पानी को कितने समय में, इन 1 सेकेंड। तो व्हाट इज द पावर, वर्क डन बाय टाइम, 3600 जूल्स बाय 1 सेकेंड इज इक्वल टू 3600 वाट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू 3600 by 1 is 3600 वाट, 3.6 किलोवाट का पंप है। समझ में आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? स्कूल एग्जाम में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और ज्यादा समय देते हैं, वहां पर क्या देखते हैं, ये कर पाता है कि नहीं। एंट्रांस में ज्यादा क्वेश्चन और कम समय देते हैं, वो देखते हैं कितना जल्दी जल्दी कर पाता है। वन इज चेकिंग द एबिलिटी टू वर्क, अदर इज चेकिंग योर पावर, कितना जल्दी जल्दी कर सकता है। समझ लो ना, स्कूल की तैयारी और एंट्रांस की तैयारी में अंतर हुई है। वो चाहेंगे इतना सारा क्वेश्चन इतना समय में कर सकता है क्या, दे चेक योर पावर, वर्क डन इन ए लेस टाइम। स्कूल में 3 घंटा दे दिया, जिसको आता है तो 1.5 घंटे में खत्म करके बैठेगा, जिनको नहीं आता है वो तो 3 घंटे में भी इधर उधर देखने के बाद भी पूरा नहीं होता है कि नहीं। कभी कभार करते हैं ना स्कूल एग्जाम में, कोई सेल्फ एफर्ट से, कोई साइड इफेक्ट से नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। इस चैप्टर में कुछ बुक्स में टिपिकल टर्मिनोलॉजी मिलता है, मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूं अगला क्वेश्चन में। ए कार ऑफ मास 200 kg climbs up an incline of gradient 1/20। 20 का 0 को क्या हो गया, बात नहीं मान रहे, देखो कुछ गड़बड़ हो गया। एक कार अच्छा दिख रहा है, ये
लेकिन थोड़ा आंख लगा के देखना पड़ता है। ए कार ऑफ मास 200 kg क्लाइम्स ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ ग्रेडियंट 1 in 20। रुक गया क्या? वापस तो आना चाहिए उसको। ओ समथिंग गड़बड़ हो गया। इधर पूरा वाइट है, उधर भी वाइट है। क्या किया जाए? ज़्यादा पेजेस हो गया क्या? थोड़ा हैंग कर गया है मेरी भैया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नारियल फोड़ूंगा। नॉट रेस्पॉन्डिंग। खाली एक तो ई लगा दो। इस सॉफ्टवेयर का नाम है नोट, तो नोट रेस्पॉन्डिंग हो जाता है। ई कमी है, थोड़ा वेट करते हैं, आएगा। अक्सर ऐसे बदमाशी करता है और आ जाता है, लेकिन आज उसका थोड़ा कुछ दिमाग खराब हो गया। इतना समय नहीं रहना चाहिए उसको। आ जाओ भैया, 55 हो गया। अरे आ जाओ भाई जल्दी जल्दी। हे भगवान, अब सेव भी तो नहीं किए, उड़ जाएगा। तुम लोग लिख दिए हो ना सारा कुछ? हाँ तो ठीक है। तो क्या किया जाए इसको? नॉट रेस्पॉन्डिंग। हाँ तो ठीक से आप लोग लिख सकते हो। ए कार ऑफ मास 200 kg क्लाइम्स ऑफ एन इंक्लाइन ऑफ ग्रेडियंट 1 in 20। 20 का 0 दिख नहीं रहा है। क्या किया जाए? Yes, 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 yes. Not responding. Close the program. Wait the program to respond. थोड़ा वेट करते हैं, क्या है उसमें? नहीं, जब तक हमारा बैकग्राउंड सुधर जाए तब तक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। कि ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 का मतलब क्या हुआ? कोई इंक्लाइन प्लेन में ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20, कोई इंक्लाइन प्लेन है, ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 मतलब जब वो 20 मीटर जाता है वो हाइट बढ़ जाता है। कितना? 1 मीटर। इमेजिन करो, ये कोई कार कोई इंक्लाइन प्लेन में 20 मीटर गया, ये 20 मीटर है, तो कितना चढ़ गया ऊपर? 1 मीटर। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या बता सकते हो साइन थीटा कितना है? 1/20। ये याद रखना। ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 का मतलब होता है साइन थीटा इज 1/20। समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि, दिया तो नहीं था, कंप्लीट नहीं था, और फंस गया यहाँ पे। चलो ठीक है, फंसे हुए चीजों को कितने दूर झेलेंगे। क्लोज द प्रोग्राम। नोट इज नॉट रेस्पॉन्डिंग। ये कुछ कीड़ा मुकड़ा भागने लगे, आएगा। ठीक है, समय भी तो खत्म हो गया। ये आखिरी क्वेश्चन था करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ट्राई कर लेना इसको। अगले क्लास शुरू में कर देंगे। नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट इज दैट। ऐसा करो, बैकग्राउंड से तो भागे भाग। ये है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे कोलिजन, उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर कोलिजन में वर्कनेज पावर का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगा। विल सी रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली रिक्वायर्ड। सर्कुलर मोशन में ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से काम में आएगा व्हेन वी विल टॉकिंग अबाउट मोशन इन वर्टिकल सर्किल। ठीक है, तो सारा चीज़ को देखा जाएगा। आज की क्लास का क्या कहते हैं, अननेचुरल डेथ हो गया सडनली बिकॉज ऑफ दिस बोर्ड हैंग। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।